जय हिंद सभी छात्रों को। और आज का एक विशेष टॉपिक आपके सामने फिर से इंडियन ज्योग्राफी से आज का एक टॉपिक आपके सामने समुद्री सीमा, यहाँ से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। चलिए, मैप आपके सामने हमने पूर्व में ही बना लिया है, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न ही कैसे बनता है कि भारत की जैसे समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो अगर हमारी समुद्री सीमा की बात की जाए तो समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर तटीय सीमा है। और ये मुख्य भूमि से लगी है। लेकिन अगर हम 7516.6 की बात करते हैं तो तटीय सीमा में द्वीपों को भी हम जोड़ लेते हैं। और जब इनको दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये भारत की कौन सी सीमा आ जाती है? जलीय सीमा। मुख्य भूमि से संबंधित तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और पूरी जलीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। अब बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा से सटे हुए कितने राज्य हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा इधर का मैप में जो मानचित्र है, मानचित्र का इधर का जो हिस्सा है वो है पश्चिम इलाका और इधर का इलाका जो है वो पूर्वी इलाका है। पश्चिमी इलाके पे आप देख रहे हैं, पश्चिमी इलाके पे सबसे ऊपर आपको क्या मिला? गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा और गोवा के नीचे कर्नाटक। फिलहाल यहाँ हमने कर्नाटक ऊपर, गोवा नीचे लिख रखा है। और इधर नीचे केरल। फिर इधर पूर्वी तट पे आते हैं। पूर्वी तट पे हमको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। प्रश्न कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अगर ये मैप आपका क्लियर रहेगा तो पश्चिमी तट आपको क्लियर रहेगा। पश्चिमी तट पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल रहेंगे। राजधानियाँ इनको सबको पता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई और कर्नाटक की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिएगा। गोवा की पणजी और केरल की त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम। वहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। फिलहाल इधर का इलाका आपका अरब सागर लगता है और ये हिंद महासागर। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रश्नों की, जो प्रश्न आते हैं। जैसे अगर ये बात कही जाए कि सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे लंबी सीमा, तो अगर हम यहाँ रैंक के हिसाब से यहाँ पे पूरा मिटा दें और अगर हम रैंक यहाँ पे बांटें सबको, तो यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले नंबर पे कौन आएगा? तो पहले नंबर पे तो गुजरात आएगा। गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। दूसरी सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे जो सबसे लंबी सीमा है समुद्र की वो आएगा तमिलनाडु की। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हमारा आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा चौथी बड़ी सीमा है। अब अगर पाँचवें नंबर की बात करेंगे तो पाँचवें नंबर पे हमारा आएगा केरल। पाँचवां राज्य है केरल, जो कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। अब अगर छठे नंबर की बात करेंगे तो नंबर 6 पे आएगा उड़ीसा। अब छठे के बाद अगर हम नंबर 7 की बात करते हैं तो 7वें स्थान पे खिसक कर जाएगा कर्नाटक। और 7वें के बाद फिर 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो आएगा पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पे कौन सा राज्य आएगा? गोवा। तो ये रही राज्यों की रैंकिंग समुद्री सीमा के लिहाज से। अब बात करते हैं कुछ अलग। अब प्रश्न कैसे आते हैं? केरल का जो तटीय इलाका है इसका नाम है मालाबार तट। इसको हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। केरल के जो तटीय इलाके हैं समुद्र के, उसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। अब अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के, तो कर्नाटक को हम कन्नड़ तट बोल सकते हैं। और कर्नाटक में ही हमको मंगलौर तट भी मिल जाता है। मंगलौर तट, ठीक। गोवा का जो तटीय इलाका है इसको हम काकानारा बोलते हैं। और महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। और गुजरात का जो तटीय इलाका है इसको हम सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट का नाम देते हैं। यहीं पर कच्छ की खाड़ी स्थित है, यहीं इलाके पर, ठीक। यहाँ आपकी खंभात की खाड़ी स्थित है। खंभात की खाड़ी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है। और ये जो ऊपर का इलाका है यहाँ पे आपकी कच्छ की खाड़ी स्थित है। कच्छ का रण जो कि दलदली इलाका है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है। भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पे काफ़ी विवादित रहता है ये क्षेत्र।
तो हमारी इंडियन आर्मी हमेशा सुरक्षा में, वहाँ दलदली इलाकों में कीचड़ में घुसकर सुरक्षा में लगी रहती है। नीचे हम देख रहे हैं हिंद महासागर है। हिंद महासागर और भारत के बीच में यहाँ एक जल संधि है जिसको हम कहते हैं पाक जल संधि, और यहीं पे हमको मन्नार की खाड़ी मिल जाएगी जो कि तमिलनाडु और केरल का तटीय इलाका जो नीचे का है वहाँ पे स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है हिंद महासागर के बाद यहाँ श्रीलंका है और ये श्रीलंका को जोड़ता है। फिर प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि हिंद महासागर के साथ कौन से भारत के राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो हिंद महासागर के साथ केरल और तमिलनाडु, ये दो ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक, हिंद महासागर के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं इधर तमिलनाडु के इलाके में। अगर हम तमिलनाडु के इलाके में आते हैं तो तमिलनाडु का जो इलाका है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। फिर ऊपर हम जाते हैं उड़ीसा के पास और उड़ीसा को हम कहते हैं उत्कल तट। बीच में हमारा आंध्र प्रदेश आया, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, इसका जो तटीय इलाका है इसको हम कहते हैं बैंगा तट। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैंगा तट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उत्कल तट उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके को उत्तरी सरकार तट। तमिलनाडु के तटीय इलाके को कोरोमंडल तट। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। मालाबार तट केरल। कन्नड़ तट या मंगलौर तट कर्नाटक। और काकानारा तट गोवा। कोंकण तट महाराष्ट्र। सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट गुजरात। इतना तो क्लियर हो गया। अब 5 राज्य इधर और 4 राज्य इधर, कुल समुद्री सीमा कितने राज्यों के साथ लग रही है? 9 राज्य के साथ। 9 राज्य हैं जो मिल करके समुद्री सीमा बनाते हैं। ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे प्रश्नों की। आगे जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो दरअसल हम अलग अलग जोन में इसको बांट के पढ़ते हैं और हमेशा हमसे समुद्री मील की बात की जाती है कि भारत की जो समुद्री सीमा है दरअसल वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लगती है। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छे से प्रश्न मिल जाता है। अगर हम इसकी सीमा की बात करें बांटने की, तो हम एक तो इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला प्रादेशिक सीमा, दूसरा प्रादेशिक सीमा के बाद दूसरा जो हमारा आता है वो आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो इस पे आता है हमारा तीसरे नंबर पे अन्य आर्थिक जोन, EEZ बोल सकते हैं, आर्थिक जोन या आर्थिक क्षेत्र। अब ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो समुद्री सीमा होती है, समुद्री दूरी, उसको हम किस में मापते हैं? समुद्री दूरी को हम किस में मापते हैं? तो समुद्री दूरी को हमेशा मापा जाता है नॉटिकल मील में। किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में। किसमें? नॉटिकल मील में। अब नॉटिकल मील में मापा जाता है तो नॉटिकल मील से ही संबंधित आपके सामने प्रश्न भी रखे जाते हैं। अब अगर बात की जाए प्रश्नों की, अगर प्रश्नों की बात करेगा वो आपसे कि प्रादेशिक सीमा जो भारत की है वो कहाँ से कहाँ तक लगती है, तो अगर हम प्रादेशिक सीमा की बात करें तो जो हमारा 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, यहाँ तक की जो सीमा है उसको हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और 12 समुद्री मील के आगे और 24 समुद्री मील तक, 12 से आगे और 24 समुद्री मील तक, ये हमारा होता है संलग्न क्षेत्र। और तीसरे नंबर पे EEZ आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अगर इसकी हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, तो फिर 24 समुद्री मील के आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो फिर ये इलाका लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जो हमारा 12 समुद्री मील लगती है, यानी अगर हम ये कहें समुद्री मील को अगर मापा जाए तो 1 मील बराबर होता है, 1 मील बराबर होता है हमारा 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर, 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। लेकिन अगर एक नॉटिकल मील की बात करें, एक नॉटिकल मील,
यानी समुद्र में जब हम मापते हैं तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, यानी स्थल पे जब हम इसको मापते हैं तो 1.6 किलोमीटर, लेकिन अगर हम पानी के क्षेत्र में यानी समुद्री सीमा में बात करेंगे तो 1.8 किलोमीटर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए प्रादेशिक सीमा की बात कर रहा है, तो जो इधर का 12 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ का 12 किलोमीटर का एरिया। अब अगर हम चाहें तो इस मैप को हटा सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक, चलिए तो समुद्री मील को हम किस में माप सकते हैं? समुद्री सीमा को किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में। अब बात आई थी प्रादेशिक सीमा की। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, ठीक। प्रादेशिक सीमा कितनी दूर तक जा रहा है? 12 समुद्री मील, यानी यहाँ से आप 12 किलोमीटर तक अगर आएंगे तो ये कौन सी सीमा है? ये है प्रादेशिक सीमा। इधर भी 12 किलोमीटर तक अगर आप बढ़ेंगे तो कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा, यानी किसकी सीमा? प्रदेशों की। अब जो राज्य आ रहे हैं उन्हीं राज्यों का कानून, उन्हीं राज्यों का नियम, उन्हीं राज्यों का खनन, उन्हीं राज्यों का रिसर्च, उन्हीं राज्यों का सब कुछ चलेगा इन 12 किलोमीटर की एरिया पे, यानी 12 समुद्री मील की बात हो रही है। तो 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से तब आपका निकलेगा, यानी ये 12 समुद्री मील जो आ रहा है आपका, इस 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा लगती है इन तटीय इलाकों की। ठीक, 12 समुद्री मील तक, इधर और इधर बंगाल से लेके इधर तक। ये जो एरिया है, इस एरिया पे, इस समुद्री इलाके पर किसके कानून नियम चलेंगे? उन राज्यों के जो राज्य उन तटीय इलाकों पे शामिल हैं। अब बात करते हैं आगे, इन पर सभी प्रादेशिक कानून लागू होंगे और संसाधन जितने भी, चूँकि आपको पता है समुद्र से तेल निकाला जाता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं समुद्र में, तो जो भी संसाधन होंगे उन संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? संसाधन पर नियंत्रण इन्हीं राज्यों का होगा। कितने दूरी में? 12 समुद्री मील तक। संसाधनों पर नियंत्रण इन्हीं राज्यों का होगा। इसीलिए आप देखेंगे सबसे बड़ा कारण, इन राज्यों के डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण यही है। ये राज्य इतना डेवलप क्यों हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, ये सब चूँकि इनके पास मिनरल्स बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं जो कि समुद्र में। इसके अलावा जब प्रादेशिक सीमा को छोड़ के 12 समुद्री मील से हम आगे बढ़ते हैं, अब 12 से हम आ गए कितने पे? 24 पे। तो जब 12 से हम इधर 24 की तरफ बढ़ते हैं, तो 12 से जब हम 24 पे आए तो ये हो गया हमारा संलग्न क्षेत्र, और संलग्न क्षेत्र में फिर इस पे क्या होगा? कानूनी सीमा चलेगी और सीमा शुल्क। अब इस पर जो भारत सरकार का कानून है, जो कानूनी सीमा है और सीमा शुल्क जो वसूला जाता है, अब भारत सरकार का जो भी समुद्र से संबंधित कानून नियम होगा, इन राज्यों के 12 प्रादेशिक सीमा यहाँ तक रहेगी। इसके बाद जब हम 24 तक जाएंगे, 24 समुद्री मील तक, अब भारत सरकार का नियम फॉलो होगा। अब भारत सरकार के कानून के हिसाब से अब अगर इन इलाकों से, इस इलाके से कोई भी जहाज, इधर के इलाके से और इधर के इलाके से, इस इलाके से अगर कोई भी विदेशी जहाज गुजरेगा तो उससे सीमा शुल्क लिया जाएगा। अब वो सीमा शुल्क कितना लिया जाएगा? तो वो जो समुद्री कानून और नियम है भारत सरकार के, उस आधार पे वो निर्धारित होते हैं कि क्या सीमा शुल्क कैसे किसके साथ लिया जाएगा। ठीक, तो 12 तक प्रादेशिक सीमा लगेगी, यहाँ पे प्रदेशों का हस्तक्षेप होगा, लेकिन 12 के बाद जब 24 का नियम फॉलो होगा तब उस पर भारत सरकार अपना कब्जा कर लेती है, तब इन राज्यों का कब्जा नहीं रहेगा। ठीक, अब इसके अलावा EEZ आ जाता है। EEZ इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस पर जो है जब हम 24 समुद्री मील, अब जब इसको हम क्रॉस हो गए, 24 के आगे हम बढ़ गए, प्रादेशिक आप समझ गए हैं 12 तक,
संलग्न क्षेत्र 12 से 24 तक और आर्थिक क्षेत्र अब 24 के बाहर हम जा रहे हैं। अब जब हम 24 के बाहर आ गए यानी इस इलाके पे, और यहाँ भी 24 के बाहर आ गए, अब हम इधर जा रहे हैं। अब इन इलाकों पर, इस एरिया पर अब किसी का भी कानून नियम फॉलो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई सीमा शुल्क किसी भी जहाज का, किसी विदेशी जहाज का नहीं ले सकते, सीमा शुल्क नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये भारतीय क्षेत्र माना जाएगा और यहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं। इस इलाके पे सीमा शुल्क नहीं ले सकते, सीमा शुल्क नहीं ले सकते, लेकिन रिसर्च यानी अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा भैया समुद्री क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रादेशिक सीमा कितने तक? 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील के बाद फिर संलग्न क्षेत्र आ जाएगा 24 तक, और 24 के बाहर जब हम निकलते हैं तो फिर कौन सा आ जाएगा? EEZ। EEZ का इलाका ये होता है सबसे बाहरी इलाका। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीमा शुल्क हम किसी भी अगर विदेशी जहाज का निकल रहा है इस इलाके से तो सीमा हमारी है, लेकिन हम कोई भी सीमा शुल्क नहीं ले सकते, भले का वो जहाज हमारी एरिया से जा रहा है। तो ये है आज का समुद्री सीमा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको हमने कोशिश की कि आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल सके। इससे संबंधित परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी छात्रों को जय हिंद।